नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। जेल में बंद कवासी लखमा जो छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री थे, उन्होंने धीरे धीरे राज उगलने शुरू कर दिए हैं। वैसे तो पहले भी पूछताछ में वो बहुत सारी बातें बता चुके हैं। उसके बाद भूपेश बघेल के ठिकानों पर छापेमारी हुई। ये कोई मामूली छापेमारी नहीं थी। 19 मार्च और 20 मार्च को ईओडब्ल्यू के डीएसपी और टीआई स्तर के 2 अधिकारी करीब 4 घंटे तक पहले दिन उनसे पूछताछ किया और उसके बाद भी पूछताछ का ये सिलसिला जारी रहा। कवासी लखमा ये बताते रहे कि वो तो अनपढ़ थे, त्रिपाठी उनसे साइन करवाते थे, जैसा कि वो पहले बता चुके हैं। लेकिन कवासी लखमा ने पुरानी पूछताछ से आगे अब टूटकर वो बातें बतानी शुरू कर दी है, जिसके बाद भूपेश बघेल और उनके करीबियों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटना तय है। गौर करने वाली बात यह है कि शराब घोटाले मामले में जिस तरह से पुराने आरोप पत्र तैयार किए गए हैं, उससे आगे कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं। एक तरफ कवासी लखमा से पूछताछ हो रही थी, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट अपने साथियों के साथ जेल में कवासी लखमा से मिलने गए। शायद सचिन पायलट उन्हें हौसला देने गए होंगे कि आप संयमित रहिए। लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद से 4 घंटे तक जो पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ, उससे ईओडब्ल्यू के अधिकारी संतुष्ट नहीं थे। 20 मार्च की पूछताछ के बाद हो सकता है ईओडब्ल्यू के अधिकारी कोर्ट में एक नया आवेदन दें और उन पदाधिकारियों से पूछताछ की मंजूरी प्राप्त कर लें जिनसे अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। इस बारे में सचिन पायलट के भी सहानुभूति के 2 शब्द आप सुनिए, जो जेल से बाहर निकलकर पत्रकारों को बता रहे थे। मिलने गया था, वो अपराधी है नहीं, ये तो न्यायालय तय करेगा। लेकिन जिस मंशा से ये काम किया गया, टारगेटेड एक आदिवासी व्यक्ति को जो दर्जों कई मर्तबा चुनाव जीते जनता के बीच में आया हो, उसको आरोपी सिद्ध करने के लिए आप सारी कसर छोड़ नहीं रहे हो। न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। कवासी लखमा को करीब से जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बड़बोले हैं। लगातार बोलते बोलते कुछ ऐसी बातें बता जाते हैं जिससे कांग्रेस की राजनीति में कई बार असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में 2019 में जब वो मंत्री बनाए गए थे और नई नई सरकार बनी थी, तब उन्होंने अमित शाह को छेड़ दिया था। उनके बारे में कुछ हल्की बातें कर दी थी और अमित शाह के बारे में भी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो भी जल्दी कुछ भी नहीं भूलते। बच्चा पैदा करने वाला कवासी लखमा का वो विवादित बयान सोशल मीडिया में तब खूब वायरल हुआ था। कोई बच्चा पैदा करे तो अमित शाह पैदा किया है, इस टाइप का जो आरोप। खुद को हिंदू नहीं मानने वाले कवासी लखमा साफ तौर पर कई बार कह चुके हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं होता। दरअसल ये वो भाषा है जो वामपंथी उग्रवादी बताते हैं। ये वो भाषा है जो नए दौर की कांग्रेस यानी राहुल गांधी के मुंह से कई बार ऐसी बातें निकलती है जो सनातन विरोधी होती है। कवासी लखमा जो खुद को अनपढ़ बताते थे, जब उनकी जांच की गई तो पता चला कि वो 2 करोड़ रुपए महीना सिर्फ इस बात का लेते थे कि छत्तीसगढ़ की पूरी शराब दुकानों में अवैध शराब की बिक्री हो। नकली होलोग्राम से ये बिक्री चलती रही और छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए आबकारी विभाग ने मानो शराब माफियाओं को फ्री हैंड दे दिया है। भूपेश बघेल ये बात अच्छी तरह से जानते थे। यहाँ चेतन बघेल की भूमिका साफ तौर पर देखी गई। यही कारण रहा कि जब 33 लाख रुपए उनके ठिकाने से मिले तो भूपेश बघेल उसे बेहद मामूली रकम बताकर खुद को बहुत बड़ा किसान बता रहे थे। और जिस तरह के दस्तावेज उनके दूसरे ठिकानों से मिले, यानी उनके करीबियों के यहाँ से मिले, खासकर कांग्रेस के नेता मुकेश चंद्राकर हो, चाहे राजेंद्र साहू हो या कोई और बिल्डर, उनके बारे में ईडी ने अपनी ओर से अभी तक कोई खुलासा नहीं किया। लेकिन भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते थे देर सवेरे वो सारे राज खुलेंगे, इसलिए एक मंझे हुए पॉलिटिशियन की तरह खुद के बचाव में ऐसी ऐसी बातें बताने लगे जिससे उन्हें भरपूर सहानुभूति मिले। लेकिन जैसे कि पहले से आशंका थी कि राहुल गांधी और उनकी टीम भूपेश बघेल को थोड़ा भी भाव नहीं दे रही है। सचिन पायलट जब छत्तीसगढ़ पहुंचे और अनुशासन का पाठ पढ़ाने लगे और बताने लगे कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि साफ तौर पर कई मामलों में भूपेश बघेल जहाँ घिरते नजर आ रहे हैं, क्या कांग्रेस के लिए वो अनुशासन है? और उनके मुख्यमंत्री रहते उनके करीबी कवासी लखमा जेल जाने के पहले जब साफ तौर पर यह समझा रहे थे कि अरुणपति त्रिपाठी के इशारे पर वो साइन किया करते थे, वो अनपढ़ थे, तो क्या ऐसे अनपढ़ मंत्री को उद्योग मंत्री और आबकारी मंत्री का विभाग देकर भूपेश बघेल ने क्या अपना उल्लू सीधा नहीं किया था?
था। ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसे हम आगे समझेंगे। फिलहाल सचिन पायलट जब अनुशासन की बात कर रहे थे तब बगल में खड़े हुए भूपेश बघेल कुछ मायूस नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी टीएस सिंहदेव के लिए कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। बूथ तक हमारे नियुक्तियां जो हमारी पद खाली हैं उनका पूरा भरेंगे, और जो निष्क्रिय हैं उनका हमने शुरुआत कर दी है बदलाव करने की। और अनुशासन, प्रदेश कांग्रेस में कोई भी अगर अनुशासनहीनता पाई जाएगी उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब तक थोड़ा संकोच हम लोगों ने किया था, लेकिन अब मुझे लगता है वो समय आ गया कि जो भी पार्टी के नीति से बाहर रहेगा, उसके स्टेटमेंट्स या उसके कामों से पार्टी को नुकसान होगा, उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। सचिन पायलट अनुशासन की बातें यूं ही नहीं कह रहे थे, वो समझा रहे थे कि पहले कुछ झिझक थी, अब आगे झिझक नहीं होने वाली है। दरअसल भूपेश बघेल के विरोधी लगातार पार्टी आलाकमान को यह समझाने में सफल हुए हैं कि कभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी से खुद को ऊपर मानने वाले भूपेश बघेल ने अपने 5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में भले ही अच्छी खासी फंडिंग की हो, लेकिन जब वो खुलकर भ्रष्टाचार और घोटाले का साथ दे रहे थे तब आम जनता भी कांग्रेस के विरुद्ध कहीं ना कहीं मन बना चुकी थी। कुछ ऐसे बड़े प्रश्न जिसे लेकर भूपेश बघेल लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। वो अलग बात है कि सारी बातें मीडिया के सामने खुलकर नहीं कही जाती, लेकिन चरणदास महंत से लेकर टीएस सिंहदेव और अब दीपक बैज भी भूपेश बघेल के विरुद्ध जिस तरह का मन बना चुके हैं, वहां उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के कुछ बड़े प्रश्नों को लगातार उठा रहे हैं। अंदर खाने वो बातें हो रही है और ऐसे ही प्रश्नों से भूपेश बघेल लगातार असहज होते जाते हैं। सवाल नंबर 1, डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में 2016 में जब नान घोटाला उजागर हुआ, उसमें दो जो सबसे बड़े दागी अफसर थे, अनिल टुटेजा और डॉक्टर आलोक शुक्ला, आखिर क्या कारण रहा कि भूपेश बघेल ने उनके साथ अचानक मधुर संबंध बना लिए और अपने कार्यकाल में उन्हें एक्सटेंशन देते हुए बड़े बड़े पदों पर रखा। यही अनिल टुटेजा अब शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। सवाल नंबर 2, जांजगीर चांपा में रोजगार गारंटी के घोटाले के आरोपी टामन सिंह सोनवानी को आखिर कैसे मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपना सचिव बना लिया, उसके बाद पीएससी का चेयरमैन बनाया और उसके बाद अपने करीबियों को सीजीपीएससी के मेरिट में भी शामिल करवा लिया। सवाल नंबर 3, डीएमएफ की अरबों करोड़ की राशि आखिर कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसी तरह आत्मानंद स्कूल के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए किस तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। और प्रश्न यह भी उठाया जा रहा है कि अपने करीबी अफसरों की बजाय, कांग्रेस के खास चहेतों की बजाय किन कारणों से 2 पत्रकारों को सूचना आयोग में आयुक्त बनाया गया। दरअसल भूपेश बघेल अपना ही गेम प्लान लेके चल रहे थे, अपने ही करीबी सलाहकारों के माध्यम से कांग्रेस का जो उन्होंने बंटाधार किया और कांग्रेस की इतनी बुरी गत जो छत्तीसगढ़ में हुई, आज तक कांग्रेस उससे उबर नहीं पाई। गौर करने वाली बात यह है, कमोबेश ऐसे ही हालात कभी कांग्रेस के लिए अजीत जोगी की हुआ करते थे। उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस से अलग कर पाना पार्टी आला कमान के लिए भी एक टेढ़ी खीर था। लेकिन भूपेश बघेल जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो उन्होंने पहले जो अमित जोगी, उसके बाद अजीत जोगी को पार्टी से बाहर किया, उसका उन्हें इनाम मिला। लेकिन अब हालात बदले हैं, वक्त का पहिया घूमा है और भूपेश बघेल कहीं ना कहीं मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार के लिए अजीत जोगी वाली भूमिका में आ चुके हैं। शक की सुई उनके तरफ भी जा रही है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कई मामलों में साफ तौर पर घिरते और फंसते नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल और उनके अलावा मोहम्मद अकबर की भूमिका बेहद संदिग्ध मानी जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि मोहम्मद अकबर भी आत्महत्या वाले एक मामले में नामजद आरोपी हैं। सुसाइड नोट में देवेंद्र ठाकुर नामक एक प्रधान पाठक ने उनका नाम लिखा था। 4 आरोपियों के नाम थे, 3 फिलहाल जेल में हैं, लेकिन अभी तक मोहम्मद अकबर की गिरफ्तारी तो दूर, उनसे ढंग से पूछताछ तक नहीं हुई है। और तो और उनकी अग्रिम जमानत का आवेदन भी खारिज हो चुका है। बावजूद इसके मोहम्मद अकबर भले ही आज चुप हैं, लेकिन गिरफ्तारी से दूर है। कुल मिलाकर ऐसे सारे हालातों पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आला कमान की नजर नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई और धड़े हैं जिसमें टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मन पहले ही बनाया जा चुका है। गौर करने वाली बात है कि लंबे समय बाद सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे में हैं और कांग्रेस भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसमें चरणदास महंत से लेकर दीपक बैज और भूपेश बघेल सरीके सारे दिग्गज मौजूद थे। लेकिन चर्चा वही बनी रही कि आखिर टीएस सिंहदेव क्यों नहीं आए,
कयास लोग अपने अपने ढंग से लगा रहे थे, लेकिन जानबूझकर टीएस सिंहदेव को इस बैठक में नहीं आने के लिए ऊपर से आदेश मिला था। दरअसल सारी कवायद हो रही है टीएस सिंहदेव को अध्यक्ष बनाने के लिए एक खास माहौल तैयार किया जाए, मन टटोला जाए। खासकर भूपेश बघेल तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, लेकिन टीएस सिंहदेव के साथ जो 2.5 साल मुख्यमंत्री नहीं बनाकर जो वादा खिलाफी हुई है, उस वादा खिलाफी की भरपाई का समय आ चुका है। साथ ही इस फार्मूले पे काम हो रहा है कि कांटे से कांटा निकाला जाता है। तो जोगी परिवार ने जो पहले ही कांग्रेस में जोगी कांग्रेस के विलय का मन बनाया और दीपक बैच को पत्र लिखा, और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने काफी कोशिश की, लेकिन भूपेश बघेल ने अपनी बची खुची ताकत के साथ किसी तरह जोगी परिवार को कांग्रेस में आने से रोके रखा है। गौर करने वाली बात यह है कि भूपेश बघेल के सारे करीबी पुराने दिग्गज हाशिए पे डाले जाएंगे, इसकी तैयारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक नया कलेवर देने के लिए नई तैयारी हो रही है, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में गंवाने के लिए कुछ नहीं है। बीते 1.25 साल में एक के बाद एक सभी चुनाव हारने के बाद कांग्रेस जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अब धरती पर नजर आ रही है, आने वाले कई महीनों के लिए जो गेम प्लान तैयार किया गया है उसमें झीरम घाटी के स्मारक के मरम्मत की बात भी उठी है। अब अपनी स्क्रीन पर जो खंडर होती इमारत को देख रहे हैं, दरअसल वो बस्तर जिले की दरबाग में झीरम घाटी में जो 2013 में 25 मई को नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया था, उसके बाद बनाई गई ये स्मारक का दृश्य है, जिसे साल 2022 में जगदलपुर शहर के लालबाग मैदान में बनाया गया था। 3 करोड़ की लागत आई थी। इस भारी भरकम रकम में भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ। आप सोचिए, जिस समय भूपेश बघेल का शासन था, वो अपने ही नेताओं के स्मारकों के साथ किस तरह का भ्रष्टाचार कर चुके थे। इस स्मारक में मारे गए नेताओं की प्रतिमा के साथ उनके नाम भी लिखे हुए थे। स्मारक में लगी लाइटों और मूर्तियों के अलावा नेम प्लेट तक भी तोड़ फोड़ दिए गए। दरअसल 3 करोड़ की लागत तो खर्च की गई थी, लेकिन न तो वहां श्रद्धा थी और न ही आस्था के भाव थे और न ही कोई वैचारिक प्रतिबद्धता। यदि वैचारिक प्रतिबद्धता होती तो कवासी लखमा, जो झीरम कांड के सबसे बड़े आरोपी के रूप में सामने आ चुके थे एक वीडियो के माध्यम से, जब 25 मई 2013 को हमला हुआ था, तब पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके पुत्र दिनेश पटेल के साथ जो बर्बरता हुई थी, नक्सलियों ने उन्हें कहीं दूर ले जाकर कवासी लखमा की मौजूदगी में गोलियों से छलनी किया था, लेकिन कवासी लखमा को साफ तौर पर छोड़ दिया था और कवासी लखमा घायल होने की नौटंकी करते हुए अस्पताल में जब भर्ती हुए थे, तब खुद चरणदास महंत ने ही खुलासा कर दिया था कि कवासी लखमा सब कुछ जानते हैं। बकायदा अस्पताल पहुंचकर उन्होंने उनके ऊपर हाथ तक उठा दिया था और बताया था कि किसी से कोई बात नहीं करना है, कुछ नहीं बताना है। ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को भूपेश बघेल ने आबकारी और उद्योग मंत्री बनाया था। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति जिस तरह से भूपेश बघेल के इर्द गिर्द घूम रही थी, उस भूपेश युग का अंत कम से कम कांग्रेस में तो हो चुका है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को भी समझना चाहिए कि ऐसे लोग जब राजनीति में आते हैं तो वहां देश और समाज का कितना भारी अहित होता है। आने वाले दिनों में जब ईडी खासकर शराब घोटाले मामले में कुछ बड़े खुलासे करेगी और उसके बाद महादेव सट्टा से लेकर कुछ और बड़े घोटाले हैं जिसके मजबूत प्रमाण सामने आने वाले हैं, इससे पहले कांग्रेस भूपेश बघेल से हर हाल में पिंड छुड़ा लेना चाहती है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में भूपेश बघेल उनकी सरकार के घोटालों के बारे में लगातार इसलिए जानकारी दी ताकि ऐसे उदाहरणों के माध्यम से आप सजग रहें। एक अच्छी राजनीति देश और समाज के लिए बेहतर होती है। अच्छी राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो देश और समाज का भला नहीं होगा। हमारा मानना है राजनीति बुरी होती नहीं है, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी एक बड़े मुद्दे के साथ मैं आपसे फिर मिलने वाला हूं। नमस्कार।